क्या आप जानते हो गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार कुछ ना कुछ गूगल सर्च करता हो। अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की चीज ये है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और ना सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का यूज करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में दे सकता है? हमसे कोई पैसा नहीं लेता लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गया। आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि कैसे आज के दिन हम फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, व्हाइट ग्लू को फेविकोल कहते हैं और एडेसिव बैंडेज को बैंडेड कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो उसके नाम को ही उसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत दोस्तों साल 1998 में हुई थी एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। What is our mission? Basically, we want to organize the world's information and make it universally accessible and useful. शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो शब्द है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल शब्द से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 जीरोस लगा दो। जैसे 1 के बाद अगर 3 जीरोस आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे, 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे तो 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद अगर 100 जीरोस आएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होगी। अगर आप बहुत पुराने यूजर हो इंटरनेट के तो आपको याद होगा कि उस जमाने में जब गूगल सर्च किया करते थे तो एक्चुअली में ढेर सारे रिजल्ट पेजेस आते थे और गूगल इन रिजल्ट पेजेस को नीचे 1 2 3 4 5 एंडलेसली दिखाता रहता था और अपने नाम को भी ऐसे इतने सारे ओस के साथ नीचे लिखता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। इन्होंने एडवर्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेसेस थे वो पैसे दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेजेस पर। आगे इसकी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन ओवर द इयर्स गूगल ने धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करने शुरू किए। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते कि शुरुआत में यूट्यूब अपनी एक अलग कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। इसके बाद 2008 में गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोगों के फोन में डला हुआ है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा। इनके पिक्सल स्मार्टफोन्स, इनके क्रोमबुक लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपैंड कर रहा है और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक जोरदार प्रोडक्ट गूगल निकालता रहा और हर चीज सक्सेसफुल होती रही। लेकिन ये चीज सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको गिनाए ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एग्जांपल हैं। ढेर सारी ऐसी भी चीजें हैं जो गूगल ने ट्राई करी लेकिन गूगल उन सब में फेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल हैंगआउट्स, चैट करने की ऐप जो एक समय पर काफी चला करती थी लेकिन 2022 में से बंद कर दिया गया। गूगल नेक्सस टैबलेट्स, ये भी एक टाइम पर बहुत फेमस हुए थे आईपैड के कंपटीशन में, लेकिन एक टाइम के बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लास, गूगल वेव, गूगल रीडर फेलियर्स के एग्जाम्पल असलियत में कहीं ज्यादा है सक्सेसेस के कंपैरिजन में। विकिपीडिया पे जाकर अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे तो 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो गूगल के फेल हुए हैं। और यहीं पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस। सही मायनों में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। इन सारे सक्सेसेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से कमाता है? अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड्स से।
आइए डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहां से कमाया। टोटल $280 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि $162 बिलियन आता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही एड्स से। इसके बाद सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गूगल नेटवर्क एड्स। अलग अलग वेबसाइट्स पर जो आप एड्स देखते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर करती हैं, गूगल यहां से $32.78 बिलियन कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स, $29 बिलियन यहां से आते हैं, यानी कि जो एड्स आप इस वीडियो के बीच में देखोगे। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यही एड्स हम यूट्यूबर्स के लिए भी एक इनकम का सोर्स है। जो पैसा एडवर्टाइजर्स पे करते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के बीच में स्प्लिट किया जाता है। 45% पैसा गूगल के पास जाता है, 55% मेरे जैसे क्रिएटर्स के पास रहता है। तो जो 45% यूट्यूब का शेयर है सभी क्रिएटर्स से, वो $29 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है गूगल के लिए एक साल में। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर एप्स है। जब कोई ऐप क्रिएटर अपनी ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें से 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन एप्स की सेल्स से और बाकी फोन्स और लैपटॉप्स बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है, उससे आने वाला रेवेन्यू फोर्थ नंबर पर आता है $29 बिलियन के साथ अराउंड 10.4%। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड, $26 बिलियन के साथ। अब दिलचस्प चीज ये भी है देखने की गूगल ये पैसा खर्च कहां पर करता है। करीब $40 बिलियन खर्च किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिसर्च करी जा सके और नए फेलियर्स अटेम्प्ट किए जा सके। करीब $44 बिलियन पैसा खर्च किया जाता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, जैसे कि ऑफिसेज को रेंट करना, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग पर खर्च करना, एम्प्लॉयज की सैलरी देना। टोटल खर्चा इनका आता है सारे एक्सपेंसेस मिलाकर करीब $207 बिलियन, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरी इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इनकम बिफोर टैक्सेस $71 बिलियन बनता है 2022 में। करीब $11 बिलियन का ये टैक्स पे करते हैं और अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का इन्हें प्रॉफिट होता है। इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये फ्री का फंडा। आखिर ये फ्री चीजें देकर कैसे पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना? इसके पीछे दो कारण है। पहला तो है कि ये फ्री चीजें सारी कंप्लीटली फ्री नहीं है। बेस लेवल प्रोडक्ट्स के फ्री है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ये एक बड़ी कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसे फ्रीमियम मॉडल कहा जाता है, फ्री प्लस प्रीमियम, और बहुत सी कंपनीज इसका इस्तेमाल करती है। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम और अब तो ट्विटर भी इसका इस्तेमाल करता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो बेसिक चीज होगी वो आपको फ्री में दी जाएगी, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कि जीमेल इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उसकी स्टोरेज लिमिट है 15 GB की। उससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उसकी भी स्टोरेज लिमिट है 15 GB की। उससे ज्यादा चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, लेकिन बीच में एड्स आएंगे। एड्स अगर आपको हटानी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, YouTube प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। ये फ्रीमियम मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि ये ट्राई बिफोर बाय का मौका देता है कि आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सको और अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद ही आप पैसे पे करो। लेकिन गूगल के केस में बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि ज्यादातर लोग फिर भी इनकी पेड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 95% लोग जो YouTube को देखते हैं उन्होंने प्रीमियम नहीं खरीद रखा। 95% लोग जो जीमेल या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं वो पैसे नहीं पे करते उसके लिए, लेकिन फिर भी गूगल अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू फ्री वाली सर्विसेज से ही कमा लेता है। यहाँ आता है हमारा दूसरा रीजन, डेटा कलेक्शन। जितनी ज्यादा फ्री सर्विसेज का हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा गूगल के पास हमारे ऊपर डेटा अवेलेबल होता है। हर एक चीज जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, हर एक वीडियो जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हर एक ईमेल जो हम भेजते हैं, इस सारे डेटा को एनोनिमसली कलेक्ट किया जाता है और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये चीज खुद भी होते हुए देखी होगी। अगर आप यूट्यूब पर किसी हेल्दी रेसिपी के बारे में सर्च करोगे तो गूगल पर वेबसाइट्स पर घूमते वक्त आपको एड्स आने लगेंगी हेल्दी टिफिन सर्विसेज या न्यूट्रिशनिस्ट की। अगर आप गूगल पर दुबई के होटल्स के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको एड्स आने लग जाएंगी दुबई टूरिज्म की, दुबई की अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। गूगल एक बड़ी ही एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए, और सिर्फ एड्स के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स दिखाने के लिए भी गूगल पर एक बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। आपके कुछ सर्च करने पर कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखेगी सर्च रिजल्ट्स में, कौन सी वेबसाइट नीचे दिखेगी, और कैसे अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक कराना है, ये चीज आज के दिन अपने आप में एक अलग साइंस बन चुकी है। इसे कहा जाता है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
पेड एड्स के टॉपिक पर वापस आते हैं इस चीज को बेहतर समझने के लिए कि एग्जैक्टली गूगल एड टारगेटिंग कैसे करता है। आपका एज ग्रुप क्या है, आप एक आदमी हो या औरत हो, आप किस देश में रहते हो, किस शहर में रहते हो, किन चीजों के बारे में आप सर्च करते हो, क्या चीजें आपको पसंद है, इन सारी चीजों के बेसिस पर आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है। और दूसरे पर्सपेक्टिव से जो एक एडवर्टाइजर होता है वो इन सारी चीजों को चूज कर सकता है। आपका एक छोटा सा बिजनेस है कपड़े बेचने का या चश्मे बेचने का, और आप चाहते हो कि आपकी एड 18 से 25 साल की लड़कियों को दिखे जो स्पेसिफिकली एनसीआर के रीजन में रहती हो, तो ये चीजें आप चूज कर सकते हो। और फिर आप कुछ कीवर्ड्स चूज कर सकते हो जैसे कि सनग्लासेस या साड़ीज, और गूगल का काम यहाँ पर बन जाता है एक एडवर्टाइजर को एक यूजर से मैच करने का। अगर आपका एज ग्रुप, रीजन और जेंडर मैच हो रहा है और आपने गूगल पर सनग्लासेस से कोई रिलेटेड वर्ड सर्च किया या यूट्यूब पर आपने उससे कोई रिलेटेड वीडियो देखा जैसे कि आपने किसी सनग्लास का रिव्यू देखा, तो गूगल को पता लग जाता है कि इस एड के लिए आप टारगेट कस्टमर हो और गूगल आपको ये एड दिखाएगा। ये एक बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर गूगल एड्स इसी तरीके से काम करती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए तो एडवर्टाइजर्स के बीच में भी कंपटीशन बहुत होता है, तो एड्स की बिडिंग करी जाती है। एडवर्टाइजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना पैसा पे करने को तैयार हैं उनकी एड दिखाए जाने के लिए। अगर दूसरी तरफ कोई और कंपनी और ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है तो उनकी एड पहले दिखाई जाएगी। गूगल यहाँ पर एड रैंक कैलकुलेशन करता है इसके लिए कि कौन सी एड को किस रैंक पर रखा जाए। इसके लिए पैसे के अलावा एड की क्वालिटी भी देखी जाती है कि दूसरी तरफ जो यूजर है वो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से मैच कर रहा है इस स्पेसिफिक एड के साथ। उसने अगर कुछ सर्च किया है तो कितना ज्यादा रेलेवेंट है ये वाला एडवर्टाइजर्स उस एक यूजर के लिए। और यहाँ एड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि सर्च एड्स। जब आप गूगल पर कुछ लिखते हो, सर्च रिजल्ट्स में जो टॉप पर एड्स आती हैं उन्हें सर्च एड्स कहा जाता है। फिर होती है बैनर एड्स। अलग अलग वेबसाइट्स पर जब आप जाते हो, जैसे किसी न्यूज वेबसाइट पर, तो बैनर्स में जो एड्स साइडों में आपको दिख रही होती है ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा होती है। और फिर है यूट्यूब पर दिखाए जाने वाली वीडियो एड्स, जो वीडियो के बीच में या वीडियो के पहले प्ले होती है। इसमें भी स्किपेबल और नॉन स्किपेबल की कैटेगरी होती है। अगर हम इन सारी अलग अलग टाइप की एड्स से आने वाले पैसों को टोटल करके देखें तो गूगल का जो टोटल एड से आने वाला रेवेन्यू है वो $237 बिलियन है। और वैसे ही 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू था $280 बिलियन। तो 280 में से $237 बिलियन तो सिर्फ इन एड से ही कमाता है गूगल। इस चार्ट को देखिए, साल भर साल आप देख सकते हैं गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना था। ऑलमोस्ट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों से ये रेवेन्यू बढ़ता ही रहा है। और 2020 से 21 में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जंप आया है। ये कोविड की वजह से था। ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर इंटरनेट पर समय बिता रहे थे, ज्यादा एड्स देखी जा रही थी, ज्यादा एडवर्टाइजर्स एड्स पर पैसे खर्च कर रहे थे, तो गूगल का रेवेन्यू उस समय में इतना बढ़ गया। और गूगल यहाँ इकलौती कंपनी नहीं है जो इस तरीके से टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर निर्भर करती है अपने बिजनेस के लिए। मेटा की फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी यही हाल है। 2023 में मेटा का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू $131 बिलियन का था। अमेज़न भी इसी तरीके से एड्स दिखाकर पैसे कमाता है। आप सोचोगे अमेज़न को एड दिखाने की क्या जरूरत पड़ी जब अमेज़न ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेचकर अपनी वेबसाइट पर पैसे कमा रहा है। एक्चुअली में वो प्रोडक्ट्स बेचने से जो परचेज हिस्ट्री का डेटा निकल के आ रहा है यूजर्स के बारे में, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल के डेटा से। क्योंकि गूगल को तो सिर्फ ये पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। यूट्यूब पर आप किसी वीडियो को देख लेते हो या गूगल सर्च में आप किसी चीज को सर्च कर लेते हो अपने इंटरेस्ट। लेकिन अमेज़न को ये पता होता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। इन प्रोडक्ट सेल से और एक्यूरेटली आपको टारगेट किया जा सकता है। पता है कि इस तरीके की चीजें आपको खरीदनी पसंद है, तो उसी तरीके की चीजों की एड आपको और दिखाई जा सकती है। इसी के चलते अमेज़न ने $46.9 बिलियन अपना रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ एडवर्टाइजिंग से। पिछले 20 सालों में इसी एक बिजनेस मॉडल के बल पर इन सारी कंपनीज ने इंटरनेट को डोमिनेट किया है। लेकिन अब लग रहा है कि इस मॉडल में क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो है प्राइवेसी कंसर्न्स। लोगों को चिंता होती है कि क्या क्या चीजें गूगल को आपके बारे में पता है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, इवन किन डिजीजेस से आप सफर करते हो, क्योंकि अक्सर लोग गूगल सर्च करते हैं उन चीजों के बारे में। क्या आपकी रिलेशनशिप्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में। Well, I think Google does have more information than Facebook does. I don't know that's a bad thing. I think it helps make the product better. 2023 की इस खबर को देखिए, गूगल ने $93 मिलियन का फाइन पे किया था कैलिफोर्निया की स्टेट को, क्योंकि गूगल यूजर्स की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था इवन दो यूजर्स ने लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर रखा था।
जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है प्राइवेसी को लेकर, लोग कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर, और जितनी कम इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के पास जाएगी उतनी ही खराब रहेगी इनकी एड टारगेटिंग। और अगर एड टारगेटिंग खराब है तो एडवर्टाइजर्स इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे, जिससे कि इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। एक फेमस कहावत है जो आपने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखो, कहीं वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ये एडवर्टाइजिंग का मॉडल पूरी तरीके से बिखर जाएगा अगर किसी दिन लोगों ने गूगल सर्च को ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया किसी कारण से। तो ऑलरेडी टाइम के साथ साथ गूगल सर्च की रिलायबिलिटी कम होती गई है। पहले सिर्फ आपको एक ऐड ऊपर दिखती थी, लेकिन अब आप किसी चीज को सर्च करोगे तो पहले टॉप सर्च रिजल्ट्स एड्स ही होंगी। अगर सर्च करने पर सिर्फ एड्स ही एड्स हर जगह दिखती हैं तो उन सर्च रिजल्ट्स की यूजफुलनेस कम होने लगती है। और अब इमेजिन करो एक ऐसा कॉम्पिटिटर आया जो आपको एग्जैक्टली वही दिखाए जो आप सर्च करना चाहते हो बिना किसी एड्स के, जैसे कि चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म। एक सवाल आप चैट जीपीटी से पूछो, आपको सीधा एक पैराग्राफ में डायरेक्ट आंसर मिलता है बिना किसी एड। लेकिन वही सवाल अगर आप गूगल सर्च पर डालोगे तो ढेर सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिनमें कई सारी एड्स मौजूद होंगी, और आपको अलग अलग सर्च रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी नहीं पता, कौन सा रिलायबल है, कौन सा ट्रस्टेबल सोर्स है, किस वेबसाइट पर क्लिक किया जाए, किस पर नहीं क्लिक किया जाए। मेरी राय में ये एआई पावर्ड चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी गूगल के इस एडवर्टाइजिंग वाले बिजनेस मॉडल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे आने वाले सालों में। शायद गूगल भी ये चीज जानता है, इसीलिए गूगल भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जैसे कि जेमिनी जो कि चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि अगले 20 सालों के लिए भी गूगल इंटरनेट का चेहरा बने रहता है या नहीं, या कोई और कंपनी इसे आके पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, ये जो कंपटीशन है इन अलग अलग कंपनीज के बीच में, ये कंज्यूमर के लिए, हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि हमें बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलेंगे।